हेलो स्टूडेंट्स। मैं सज्जन सिंह बाजिया, प्रवक्ता यांत्रिकी अभियांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय केलवाड़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फर्स्ट चैप्टर से, सिंपल स्ट्रेचेज एंड स्ट्रेंथ्स। पिछली क्लास में हमने देखा था मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, लाइक डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होता है, अदर प्रॉपर्टीज़ लाइक हार्डनेस, टफनेस, ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी। तो ये मैं जो बुक यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ ये आर के बंसल है। तो इसमें हम देखेंगे कि सिंपल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, सिंपल स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन से। इसमें लिखा व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी। इसका मतलब है किसी भी बॉडी पर जब कोई बाह्य बल लगाया जाता है, बाह्य फोर्स लगाया जाता है। यहाँ बाह्य फोर्स से मतलब है कि एक बॉडी के ऊपर दो तरह के फोर्स लग सकते हैं, एक इंटरनल, दूसरा बाह्य। इंटरनल बॉडी के अंदर मोलिकुलर जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन होने की वजह से लगता है, और बाह्य फोर्स जो है वो हम उसके ऊपर जो लगा रहे हैं बाहर से। जैसे यदि हम दीवार को पुश करते हैं और दीवार के ऊपर कोई दबाव अपने हाथों से बनाते हैं तो वो बाह्य फोर्स होगा। ऐसे ही यदि किसी बॉडी का कोई मास है तो उस मास की वजह से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो भी बाह्य फोर्स होगा। इंटरनल फोर्सेस क्या हो सकते हैं, जैसे आप किसी बॉडी को गर्म कीजिए, गर्म करने से क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने की वजह से उसमें जो है कुछ मोलिकुलर चेंजेस होंगे जिसकी वजह से वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगी। तो उनकी वजह से जो अंदर फोर्स आ रहा है उसमें वो इंटरनल फोर्स है। तो ये पहले लाइन जो है उसमें क्या कर रही है कि जब एक्सटर्नल फोर्स हम किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं, देन द बॉडी टेंड्स टू अंडरगो सम डिफॉर्मेशन। तो ये एक स्टेटमेंट है, इन जनरल स्टेटमेंट इसने दिया है कि जब भी हम किसी बॉडी पे बाह्य फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है। सम डिफॉर्मेशन मतलब कुछ डिफॉर्मेशन उसमें होता है। डिफॉर्मेशन से यहाँ मतलब है कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं। तो अब देखिए, आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि व्हेन डिफॉर्मेशन इन द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन दैट बॉडी इज परफेक्ट रिजिड। मतलब ये है कि जब हम बाह्य फोर्स लगाएं और उस बाह्य फोर्स की वजह से बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, जो उसमें बदलाव हो रहा है उसके स्ट्रक्चर में, यदि वो जीरो है, या यूँ कहें कि आप कोई भी दो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स उस बॉडी के ऊपर लीजिए, उन दो पार्टिकल्स के बीच में यदि डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस यदि चेंज नहीं हो रहा है आपके बाह्य फोर्स लगाने की वजह से, दैट मीन्स वो बॉडी जो है वो क्या है, वो परफेक्ट रिजिड है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉडी जो है वो परफेक्ट रिजिड नहीं हो सकती। उसमें आप बाह्य फोर्स लगाओगे तो कुछ तो डिफॉर्मेशन उसमें होगा, चाहे वो नेग्लिजिबल ही क्यों ना हो। इसीलिए इसने लिखा है यहाँ पे कि जब भी हम बाह्य फोर्स लगाते हैं देन बॉडी टेंड्स टू अंडरगो सम डिफॉर्मेशन, मतलब कुछ डिफॉर्मेशन उसमें होगा। इज इट क्लियर? सो हम यहाँ पे इस जो है इस कंप्लीट सब्जेक्ट में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, हम जो अपना ऑब्जेक्ट जो कंसिडर करेंगे वो इस तरह का ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे जिनमें डिफॉर्मेशन विद इन ए लिमिट अलाउड है। मतलब दो तरह की बॉडी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया रिजिड बॉडी, और उसका अपोजिट होता है फ्लेक्सिबल बॉडी। तो हम यहाँ पे रिजिड बॉडी लेंगे, लेकिन ये कंसिडर करते हुए कि इनमें यदि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो है कुछ अमाउंट तक उनमें डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो आगे इसमें लिखा ड्यू टू
कोहेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कोहेशन मतलब सेम तरह के मटेरियल पार्टिकल्स के अंदर जो आकर्षण का जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेशन। सेम तरह के, जैसे आयरन लिया तो आयरन के दोनों ही आयरन के पार्टिकल्स के बीच में यदि कोई आकर्षण का बल है तो उसको हम कोहेशन कहेंगे। और यदि दो डिफरेंट मटेरियल के पार्टिकल्स हैं, जैसे एक आयरन का है दूसरा मान लीजिए एल्यूमिनियम का है, तो यदि उनके बीच में कोई आकर्षण का फोर्स लगता है तो उसको हम कहेंगे एडेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ड्यू टू कोहेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो जो बॉडी हमने ली है उसके किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेशन की वजह से क्या होता है, द बॉडी रजिस्ट डिफॉर्मेशन। मतलब बॉडी डिफॉर्मेशन जो होता है बॉडी में, जो फोर्स हमने लगाया जिसकी वजह से, तो उस फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है उस डिफॉर्मेशन का बॉडी अपोज करती है, उसका विरोध करती है, वो बॉडी होने नहीं देना चाहती। उसका बेसिक कोज क्या है, कोहेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है कि द रेजिस्टेंस बाय विच मटेरियल ऑफ द बॉडी अपोजेज द डिफॉर्मेशन। उस रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया इन्होंने, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, उस मटेरियल का वो स्ट्रेंथ जिसकी वजह से वो डिफॉर्मेशन को अपोज करता है, उसका रेजिस्ट करता है, उसका विरोध करता है। Now within a certain limit, the resistance offered by the material is proportional to the deformation brought out on the material by the external force। ठीक है, तो ये लिख रहा है कि विद इन ए लिमिट, मतलब ये डिफॉर्मेशन जो है किसी लिमिट में यदि है, वो लिमिट में मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो ये कह रहा है यदि डिफॉर्मेशन उस लिमिट में है तो जो रेजिस्टेंस फोर्स जो रहेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, एक्सटर्नल फोर्स के। Also within that limit resistance is equal to the external force, that's very important। मतलब उस लिमिट के अंदर जितना एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओगे उतना ही बॉडी इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगी। ठीक है, जितना भी एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते जाओगे उतना ही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बॉडी लगाती जाएगी। जैसे आप यूँ समझिए, एक आपने लोहे की जो है रोड ली है, उसको आप दोनों तरफ से पकड़ के उसको खींच रहे हैं, तो जितना आपने बल लगाया उसको खींचने के लिए उतना ही लोहे की जो रोड आपने ली है उसके अंदर उस आप जो आपने जो बल लगाया ना एक्सटर्नल फोर्स, उसकी वजह से उस लोहे की रोड के अंदर भी एक अपोजिंग फोर्स या रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये विद इन लिमिट ही ट्रू है, उसके बियॉन्ड ऐसा ट्रू नहीं है कि दोनों इक्वल होंगे। सो विद इन दैट लिमिट द डिफॉर्मेशन कंटिन्यूस। यदि आप फोर्स जो लगा रहे हैं जिसकी वजह से यदि डिफॉर्मेशन बढ़ाते जा रहे हैं आप, मतलब फोर्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक किसी पॉइंट पर जा कर के वो टूट जाएगा, फेलियर टेक्स प्लेस। नाउ एक वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है विद इन इलास्टिक स्टेज। ये हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलास्टिसिटी। व्हाट वाज द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को हमने डिफाइन किया था कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद में वो बॉडी कोशिश करती है कि वो अपने ओरिजिनल शेप में आए। तो वह लिमिट जितना फोर्स लगाने पर यदि उस फोर्स को हटा लें तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, तो उस लिमिट को हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट। यानी उससे ज़्यादा यदि आपने फोर्स लगाया और फिर अब यदि फोर्स आप कम्प्लीटली हटा ले रहे हैं तो अब बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी, कुछ तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन, हल्का शेप में चेंज तो हो ही जाएगा। तो इलास्टिक लिमिट में क्या कह रहा है, द रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल्स द अप्लाइड एक्सटर्नल लोड एंड द रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस और इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस। मान लीजिए एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। आपने 10 किलो न्यूटन का कोई फोर्स जो है वो जो आयरन रोड या लोहे का जो रोड आपने लिया उस पर लगाया, मतलब 10 किलो न्यूटन से आप उसको खींच रहे हैं। तो विद इन इलास्टिक लिमिट मैंने आपको ये भी बताया कि अंदर जो रजिस्टिंग फोर्स जो डेवलप होगा वो भी एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। तो अंदर जो रजिस्टिंग फोर्स बॉडी में डेवलप होगा वो भी कितना होगा, 10 किलो न्यूटन। वो 10 किलो न्यूटन जो फोर्स है उसको यदि आप उस रोड के क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उससे डिवाइड कर देंगे। अभी रोड है सर्कुलर है तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। मान लीजिए रोड का रेडियस आर है
तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यदि उस 10 किलो न्यूटन को आप पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, वो आएगा स्ट्रेस और इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, अभी अभी हमने देखा कि हमने 10 किलो न्यूटन को किससे डिवाइड किया, एरिया से, यानी न्यूटन डिवाइड बाई एरिया। एरिया का यूनिट हम जानते हैं mm स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी है लेंथ का स्क्वायर होता है। तो अपने स्ट्रेस का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर mm स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो नाउ कम टू द स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? अभी अभी हमने देखा कि स्ट्रेस इज द रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। वो इसने लिखा है, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय ए बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द लोड और फोर्स। जो फोर्स जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं बार बार, तो उसको अभी आगे से जो नाम दिया जाएगा वो क्या रहेगा कि लोड या फोर्स। लेकिन जब भी इंटरनल फोर्स की बात की जाएगी तो इंटरनल वर्ड उसके साथ हमेशा रहेगा, या रजिस्टिंग नाम जो है, रजिस्टिंग उस फोर्स के साथ रजिस्टिंग फोर्स कहा जाएगा, या तो उसको या इंटरनल फोर्स कहा जाएगा। द लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी while the stress is induced in the material of the body। हाँ, ये थोड़ा सा बहुत मतलब अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि लोड जो हम लगाएंगे एक्सटर्नल वो बॉडी के ऊपर लगाएंगे, लेकिन स्ट्रेस जो होगा वो बॉडी का जो मटेरियल है वो मटेरियल के अंदर इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। द लोडेड मेंबर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम when the resistance offered by the member against the deformation and the applied load are equal। जब तक रजिस्टिंग फोर्स और हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो बराबर हैं, तब तक बॉडी जो है वो किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। इज इट ओके? सो मैथमेटिकली हाउ वी कैन राइट द स्ट्रेस। आप याद रखिए, स्ट्रेस को हमेशा सिग्मा से लिखते हैं। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, मैथमेटिकली स्ट्रेस इज रिटन एज, इसके आगे जो सिंबल है इस सिंबल का नाम दिया जाता है सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू पी, पी इज द एक्सटर्नल फोर्स और रजिस्टिंग फोर्स। अभी दो देखो, दोनों इक्वली ही यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया विद इन द इलास्टिक लिमिट जितना एक्सटर्नल होगा उतना ही रजिस्टिंग फोर्स होगा। लेकिन यहाँ पर जो पी है, इसको देखिए नीचे डेफिनेशन में लिखा है एक्सटर्नल फोर्स और लोड, लेकिन एक्चुअली में जो इसका डेफिनेशन होता है उसमें तो हमने स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया था, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन हमको पता है क्योंकि रजिस्टिंग फोर्स ही एक्सटर्नल फोर्स है, विद इन इलास्टिक लिमिट दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर आप चाहे एक्सटर्नल लिखें या इंटरनल लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय तो। लेकिन डेफिनेशन यदि आप दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि P जो है वो इंटरनल फोर्स है या रजिस्टिंग फोर्स है, न कि एक्सटर्नल। हालांकि दोनों बराबर हैं, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स ही हम इसको लिख के चलते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल में हमको एक्सटर्नल लोड ही दिया हुआ रहता है। अभी आप इसकी यूनिट्स देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको, यूनिट्स इसका रहेगा लोड पर यूनिट एरिया, सो न्यूटन पर mm स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाकी यदि आप CGS में देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फोर्स को हम kgf लिखेंगे और मीटर को या mm को जो है सेंटीमीटर उसमें रखेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर ये एक बीम जो है और बार जो है, इन्होंने एक बार ली है जिसका लेंथ जो है L है और दोनों तरफ इसके ऊपर P फोर्स लग रहा है। अब इस बार को यदि x जो क्रॉस सेक्शन यहाँ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन नहीं सॉरी x जो एक सेक्शन यहाँ दिया है, उस सेक्शन से यदि इसको काटते हैं तो काटने के बाद हमको दिखेगा इसमें इंटरनल फोर्स। देखिए, इंटरनल फोर्स किसी भी बार या बीम में आपको देखना है तो आपको उसको काट के देखना पड़ेगा, उसके टुकड़ा जब आप करोगे तो वो आपको अंदर दिखेगा। तो वही देखो, इसने x सेक्शन से इसको काटा है तो एक तरफ तो P ही लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यदि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, मानिए कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो फिर तो ये एक जगह रह नहीं सकते ना बीम, ये मूव करेगी।
तो जब ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब अंदर कोई फोर्स इसमें लग रहा होगा, तो उसी फोर्स को नाम दिया इसने रेजिस्टिंग फोर्स आर। तो यहाँ पर इस तरह से जो है पी अपना रेजिस्टिंग फोर्स आर के बराबर होता है। एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो स्ट्रेस का आर डिवाइड बाई एरिया है। एक्चुअल जो डेफिनेशन जो है अपनी स्ट्रेस की वो आर डिवाइड बाई एरिया है, लेकिन हमको पता है कि आर इक्वल टू पी है, इसलिए हम पी डिवाइड बाई एरिया जो यहाँ पर हमने लिखा है ना, देखिए यहाँ पे ये सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए, ये एक्चुअली में तो आर बाई ए है, लेकिन हमको पता है कि आर इक्वल टू पी है, इसलिए इसको हमने पी बाई ए लिखा है। ठीक है, वही यहाँ पर दोबारा इसने पूरा एक्सप्लेन किया कि टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो टेंसाइल लग रहा है, मतलब ऐसा फोर्स लग रहा है जिससे आपका जो बार जो है उसमें टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा, इसलिए उस फोर्स का क्या नाम दिया, टेंसाइल फोर्स। ठीक है, टेंसाइल फोर्स कैसे क्यों हुआ, क्योंकि जो फोर्स हमने लगाया उसकी वजह से टेंशन खिंचाव आएगा, इसलिए जो स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमको पता है रेजिस्टिंग फोर्स ही टेंसाइल फोर्स है, इसलिए पी डिवाइड बाई एरिया। नाउ एक अलग डेफिनेशन जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रेन का। ठीक है, देखिए ये एंड द टेंसाइल स्ट्रेन इज गिवन बाई। तो देखिए स्ट्रेन होता है हमेशा, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ स्ट्रेन का। स्ट्रेन हमेशा डिफाइन किया जाता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पर इसने लिखा इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो जब हम खींचेंगे तो उससे कुछ ना कुछ इंक्रीज ही होगा, मतलब लेंथ घट नहीं सकती खींचने से, इसलिए इसने शब्द जो यूज़ किया है वो इंक्रीज यूज़ किया है यहाँ पे। लेकिन इन जनरल फोर्स हो सकता है खींचने वाला हो या दबाने वाला हो, जब दबाने वाला फोर्स होगा तो लेंथ में डिक्रीज होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा चेंज इन लेंथ। तो आप याद रखिए स्ट्रेन का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ना वो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स है, इस केस में आप इसको इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ कह सकते हैं। मान लीजिए जो फोर्स हमने एक्सटर्नल फोर्स पी लगाया है जिसकी वजह से इंक्रीज इन लेंथ कितना हो गया, डी एल, मतलब पहले लेंथ एल था, अभी कितना हो गया टोटल, एल प्लस डी एल। ठीक है, सो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, फाइनल लेंथ दैट इज एल प्लस डी एल, उसमें से ओरिजिनल लेंथ जो पहले था वो घटा दीजिए, सो एल प्लस डी एल माइनस एल, सो बचा कितना, डी एल। सो चेंज इन लेंथ इज डी एल डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल। सो ये जो फॉर्मूला है डी एल डिवाइड बाई एल, ये आपका फॉर्मूला हुआ किसका, ये फॉर्मूला हुआ आपका स्ट्रेन का। अभी देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ना उनका डेफिनेशन एग्जैक्टली यही रहेगा, बस इतना आप याद रखिए, कंप्रेसिव उसको स्ट्रेस कहेंगे और जो डिक्रीज होगा लेंथ में उसको यदि आप ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करोगे तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे। इज इट ओके। सो देखिए कंप्रेसिव में फोर्स कैसे लगेगा, ये जो एरो जो यहाँ पर दिया हुआ है, लेट मी करेक्ट दिस एरो इज लाइक दिस। ओके, सो दिस एरो इज लाइक दिस, ये थोड़ा इसमें एरर है वो आप सही कर लीजिए। कंप्रेसिव रहेगा ना, सो दबाने वाला लगेगा दोनों तरफ से, जैसे ये वाला आगे वाला सही है, इधर वाला थोड़ा सा गलत था, उसको आप सही कीजिए। ठीक है, बाकी देखिए फॉर्मूला सब वही रहेगा, रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाई एरिया पी बाई ए, और ये स्ट्रेन जो रहेगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ओके, सो नाउ शेयर स्ट्रेस जो है वो हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। ओके, so we'll start in the next lecture from shear stress. Okay, thank you, have a good day.